नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल की शासन व्यवस्था कि गुप्त काल में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। यहाँ से काफ़ी बार सीटेट में पूछ लिया जाता है और बार-बार यहाँ से रिपीट क्वेश्चन आते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी थी, इनकी जो न्यायिक प्रणाली थी वो कैसी थी, राजा का पद कैसा होता था। और इनमें बहुत से ऐसे नाम दिए गए हैं जो अभी हमें इनके आगे पढ़ेंगे हम, कि जैसे कि गोप हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और गुप्त काल में जो शुरुआत हुई वो हमारे श्रीगुप्त से हुई। श्रीगुप्त के बाद हमारे समुद्रगुप्त आए, उनको हम बहुत से उनको नेपोलियन कहकर भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त शासन व्यवस्था, किसी राजा के बारे में जानने के लिए उसके शासन प्रबंध को जानना आवश्यक है। गुप्त शासन व्यवस्था में केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन के अतिरिक्त आर्थिक व न्याय व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाता है। कि गुप्त शासन जानने के लिए ना सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि राजा का पद यहाँ पर राजा का जो शासन है वो कैसा चल रहा है। अगर राजा का शासन अच्छा चल रहा है, उस शासन में प्रजा भी खुश है, आर्थिक रूप से उनके पास किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, खाने को भी, पीने को भी, रहने को भी है, तो उनकी जो न्याय की व्यवस्था उचित है, तो उनका शासन व्यवस्था अगर सही चल रहा है तो भाई वो राजा बहुत अच्छा है। गुप्त काल को जानने के लिए जैसे कि हमें बहुत से ऐसे होता है कि भाई हमें गुप्त काल के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम गुप्त काल से संबंधित इन चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हमें जानकारी मिले। जैसे चीनी यात्री फयान का यात्रा वर्णन पढ़ के हमें गुप्त काल के बारे में जान सकते हैं। विशाखा दत्त व कालिदास के नाटक के देखकर हम जान सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति पुराण व अन्य धर्म ग्रंथ, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मूर्ति व अन्य प्राचीन विशेषों से भी हम जान सकते हैं। अभिलेख, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रयागराज के जो प्रयागराज में अभिलेख मिले थे, उनसे भी गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर है इसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था। इसमें जो राजा का पद होता था ना, वो राजतंत्रीय होता था। राजा सबसे हेड होता था। राजा की शक्ति निरंकुश होती थी, उस पर किसी का अंकुश नहीं लगता था। और लेकिन इतना सब होने के बाद भी ना राजा जो होता था ना, वो प्रजा के भलाई के लिए कार्य करता था। इसलिए प्रजा उनको क्या करती थी, देवी देवताओं की तरह मानती थी, सम्मान देती थी। मंत्रिमंडल, राजा की सहायता के लिए ना मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। एक मंत्री को कई विभाग भी दे दिए जाते थे कि भाई तुम इस विभाग को हैंडल करोगे, तुम इस विभाग को हैंडल करोगे। लेकिन उनमें से कुछ जो मंत्री होते थे वो क्या करते थे, राजकुमार को शिक्षा देते थे, और उनको जो राजकुमार को मंत्री शिक्षा देते थे उनके लिए प्रशासनिक पद दिए जाते थे कि भाई ये राजकुमार को शिक्षा देते हैं, इनका पद जो थोड़ा सा ऊपर होगा। अधिकारीगण, राजा और मंत्रियों की सहायता के लिए योग्य अधिकारी रखे जाते थे। यहाँ से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये अधिकारी मुख्यतः सैनिक व्यवस्था, विदेशी नीति, अभिलेख विभाग, वित्तीय विभाग, दान विभाग, पुलिस विभाग, राजमहल की सुरक्षा का विभाग इत्यादि रखते थे। इनमें से ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी हमने इतने सारे विभाग पढ़े, इनमें से कोई ऐसा विभाग दे देंगे जिसमें जो है ही नहीं, लेकिन हमें उसको चुन के हटाना होगा कि भाई ये हमने विभाग पढ़े थे, इसमें सैनिक व्यवस्था होती है, विदेशी नीति होती है, अभिलेख विभाग होता है। अगर हमने पढ़ा है तो हम पहचान लेंगे, अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। इनके अतिरिक्त कुमार मात्य भी होते थे जो राज परिवार से संबंधित होते थे। देखो, कुमार मात्य, कुमार मतलब जो राज परिवार से संबंधित होते थे ना, वो क्या करते थे, जैसे मान लो कोई राजा का चाचा का लड़का हो गया, जो राज परिवार से संबंधित है। और अमात्य मतलब मंत्री, तो उनको क्या किया जाता था कि मंत्री पद दे दिया जाता था। वो मंत्री क्या करते थे, मंत्री जो वो उचित राय देते थे, प्रशासन को सही से चलाते थे। तो और इनके अतिरिक्त कुमारात्य भी होते थे जो राज परिवार से संबंधित होते थे। तो कुमार मात्य मतलब आप समझ चुके होंगे कि कुमार मात्य वो होते हैं जो राजा के परिवार से संबंधित होते हुए जो मंत्री का पद संभालते हैं, उनको कुमार मात्य कहते हैं। ये जो होते थे हमारे शासन व्यवस्था को चलाने में बहुत सारा योगदान देते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सैनिक प्रबंध। राजा प्रधान सेनापति होता है। गुप्त शासकों ने शक्तिशाली सेना तैयार की जो मुख्य 4 भागों में थी। कि राजा इसका प्रधान सेनापति होता है, लेकिन ये इन्होंने 4 शक्तिशाली सेना तैयार की जो मुख्य 4 भागों में बटी होती थी। जैसे सेना के 4 अंग हैं, थल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, हाथी सेना। ये पूछ लिया जाता है कि सेना के 4 अंग
इनमें से एक अंक हटा देंगे, किसी और नाम को लगा देंगे। सेना का मुख्य महाबलाधिकृत होता था। हाथी सेना का महापील व घुड़ सेना का महाअश्वपति के अधीन होती थी। कि जो सेना का मुखिया होता था ना, वो महाबलाधिकृत होता था। जो हाथियों का मुखिया होता था उसको महापीलपति बोलते थे। जो घुड़ सेना का होता था महाअश्वपति के अधीन होते थे। तो घुड़ सेना का महाअश्वपति, सैनिकों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन बाद में क्या करा, सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूक्षेत्र दिया जाने लगा। जब भूमि दी जाने लगी ना, तो वो थोड़े से शक्तिशाली हो गए। पुलिस की भी कुशल व्यवस्था थी। इसका मुख्य दंड पेशिका था। इसका जो मुखिया होता था ना, वो दंड पेशिका होता था। दंड व्यवस्था सामान्य थी। पुलिस के भय से चोरी, हत्या, अपराध ये सब बहुत कम हो गए थे। गुप्तचर भी काफ़ी मददगार होते थे। लेकिन इसमें एक व्यवस्था थी कि इसमें वैसा दंड नहीं दिया जाता था कि भाई तुमने ये करा है तो सीधे मृत्यु दंड दे दो, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें पुलिस कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। पहरेदार को रक्षण कहते थे। हमेशा याद रखना, पूछ ले जाता है। पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था, पहरेदार को रक्षण कहा जाता था। ये हमेशा सीटेट के पेपर में पूछा गया है, आपके कक्षा के पेपर में भी पूछा जाता है ये। न्याय प्रबंध। गुप्त साम्राज्य में न्याय प्रणाली काफ़ी उत्तम थी। राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। उसके अधीन प्रांत, जिला, नगर व न्यायालय थे। गाँवों में झगड़ों का समाधान पंचायत करती थी। अपराधियों को सामान्य आर्थिक दंड दिया जाता था। विद्रोह करने वाले पर बार बार अपराध करने वालों को अंग भंग का दंड दिया जाता था। मतलब इसमें क्या है कि इनकी जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छे से चलती थी। जिले में, नगर में न्यायालय होते थे जो न्याय करते थे। गांव में झगड़ों का निपटारा जो होता था वो पंचायत करती थी। अब अपराधियों को दंड भी दिया जाता था कि कुछ रुपए जुर्माना लगा दिया जाता था कि भाई तुम्हें इतने रुपए का जुर्माना देना है। कुछ रुपए क्या किया जाता था कि मान लो कोई विद्रोह करने वाला है तो उसका ये अंग काट दिया जाए, लेकिन प्राण दंड कभी नहीं देते थे इसमें, ठीक है। प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रशासन में कुशलता लाने के लिए राजाओं ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। देखो, भुक्ति वो शब्द है जो एक होता है ना, छोटे छोटे क्षेत्र हो गए, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हो गए, नहीं, छोटे से थोड़ा बड़ा। मान लो किसी के पास थोड़े छोटे छोटे टुकड़े और किसी के पास 3 टुकड़ों 4 टुकड़ों को मिलाकर 1 टुकड़ा है, तो वो भुक्ति कहलाता था। जिसके पास थोड़ी सी बड़ी जमीन होती थी ना, उसको भुक्ति कहते थे। प्रांत का प्रशासक उपवारिक कहलाता था। जो प्रांत का प्रशासक होता था ना, वो उपवारिक कहलाता, जो प्रशासन को संभालता था। ये राज परिवार से संबंधित होते थे। इन्हें स्थानीय भोगपति, गोप्ता इत्यादि भी कहा जाता था। जो प्रशासन को सही से चलाता था, उपवारिक होता था, उसको क्या कहा जाता था, स्थानीय भी, भोगपति भी, गोप्ता इत्यादि कहा जाता था। इनका कार्य राजाओं की आज्ञा का पालन करना, अपने प्रांत में शांति बनाए रखना, सुरक्षा करना, कर एकत्रित करना तथा प्रजा की भलाई का कार्य करना। जो इनका कार्य होता था ना, वो क्या होता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा करना, कर एकत्रित करना, प्रजा की भलाई करना। इनकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे जो इनका कार्य था ये वो था, ठीक है। ये उपवारिक, स्थानीय, भोगपति, गोप्ता इत्यादि सब एक ही हैं, ये इन्हीं के नाम है, उपवारिक के ही नाम है ये। फिर पढ़ते हैं हम स्थानीय प्रशासन। विषय। जिला प्रांतों को आगे विषय जिलों में बांटा गया। जो जिला थे ना, प्रांतों को आगे क्या किया गया, जिलों में बांटा गया, जिसके अध्यक्ष को विश्वपति कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। इनकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे श्रेष्ठी, सार्तवाहा, कुलिक, काशध्य इत्यादि। तो पूछ ले जाता है कि भाई इनकी सहायता के लिए कितने अधिकारी होते थे, उनके नाम लिख देंगे। उनमें से हमें पता होना चाहिए कि भाई 4 अधिकारी होते थे, वो ये हैं। फिर है नगर। विषयों को अगर नगर और ग्रामों में बांटा गया तो नगर का पदाधिकारी पुरपाल कहलाता था। जो नगर का अधिकारी होता था ना, जो नगर को संभालता था, उसको क्या बोलते थे, पुरपाल। जिसका कार्य नगर को साफ सुथरा बनाए रखना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, नगर से कर एकत्रित करना, नगर की सुरक्षा करना, रोशनी का प्रबंध करना। बहुत जरूरी टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राम का प्रबंध
ग्रामपति के हाथों में होता था, जिसे मेहतर भी कहते थे। इसकी सहायता के लिए ग्रामीण, कुटबीन इत्यादि होते थे। इनकी सहायता के लिए कौन कौन होता था? ग्रामीण, कुटबीन इत्यादि होते थे। मेहतर किसको कहते थे? जिसका जो गांव को संभालता था, जो गांव का मुखिया होता था, जिनका कार्य ग्राम में शांति बनाए रखना, कर इकट्ठा करना, जमीन का लेखा जोखा करना, साफ सफाई और झगड़ों का निपटारा करना। प्रशासनिक अधिकारी, विभाग, मुखिया, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में और बार बार पूछे गए। साम्राज्य का जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, वो सम्राट होता था, यानी कि राजा होता था। प्रांत भुक्ति, भुक्ति को हम उपवारिक कहते हैं। जो प्रांत प्रशासन को संभालते थे, जो इनका जो हेड होता था वो कौन होता था? उपवारिक होते थे। जो जिला का हेड होता था वो विश्वपति होता था, और जो नगर का हेड होता था वो पुरपाल, और ग्राम का जो मुखिया होते थे वो क्या होते थे? ग्रामपति और मेहतर। ठीक है, अब आते हैं विभाग पर। विभाग अभी मैंने पहले पढ़ाया था आपको। सेना का जो मुख्य होता है वो होता है महाबालाधिकृत, हाथी सेना का महापीलपति, घुड़सेना का महाशपति, पुलिस का दंडपाशिका और न्यायपालिका का राजा। यहाँ से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इनकी आय व्यय का जो प्रबंध था, राजा की आय का मुख्य साधन जो था ना वो कर था। वो कर कैसे लिया जाता था? जो उपज का 1/6 भाग होता था। आय के अन्य साधनों में चुंगी कर, चरवाहों से कर लिया जाता था, वनों से मिलने वाला कर हो गया, नमक पर कर इत्यादि शामिल थे। अपराधियों को आर्थिक दंड व विजित प्रदेशों व अन्य राज्यों से मिलने वाले उपहार से आय होती थी। अपराधियों को क्या किया जाता था? आर्थिक दंड दिया जाता था, कि उनको आर्थिक दंड दिया जाएगा, भाई उनको इतने पैसे देने हैं, और इसमें अंग दंड भी शामिल था। और विजेतित प्रदेशों व अन्य राज्यों से मिलने वाले उपहार से इनकी आय होती थी। राष्ट्र के अंदर तथा बाहर व्यापार उन्नत था, कि राष्ट्र के अंदर तथा व्यापार जो था इनका बाहर भी फैला हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था। उपभोग से राज्य की आय आती थी। जो उपभोग धंधे होते थे उनसे क्या होता था? इनकी राज्य की आय आती थी। राज्य का खर्च जो इनकी आय के जो साधन तो हो गए, अब ये खर्च किस पे करते थे? राजा का खर्च सेना की आवश्यकताओं पर, अधिकारियों को वेतन पर, राजमहल की आवश्यकताओं पर, प्रजाहित के कार्यों पर होता था। अब है प्रजाहित के कार्य। सिंचाई के लिए सौराष्ट्र गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंचाई के लिए सौराष्ट्र गुजरात में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। यातायात के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। प्राकृतिक आपदाओं में राजा प्रजा की सहायता करता था। गुप्त शासक सनातन संस्कृति को मानने वाले थे, परंतु वे सभी मतों का सम्मान करते थे। तो इसमें क्या था कि गुप्त काल में सबसे पहले कई बार पूछा गया सुदर्शन झील के बारे में, कि स्कंदगुप्त ने क्या करा? सुदर्शन झील थी उनका पुनर्निर्माण करवाया, उसको फिर से साफ करवाया और उसको फिर से जीवन दान दिया। यातायात के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, कि इन्होंने क्या करा? सड़कों का निर्माण करवाया। और सुदर्शन झील के पास ना इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। प्रकृति आपदाओं में राजा प्रजा की सहायता करता था, कि अगर प्रकृति में से आपदा से अगर प्रजा में कोई, जैसे मान लो किसी की खेती नष्ट हो गई, किसी का खेती में कोई उपज ही नहीं बनी और कुछ दिक्कत हो गई, प्रकृति आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, ये सब आ गई, तो उनमें क्या करते थे? राजा जो होते थे इनकी मदद करते थे। गुप्त शासक शासन संस्कृति को मानने वाले थे, परंतु सभी मतों का सम्मान करते थे। इस काल में हिंदुओं के अनेक मंदिर बने। बौद्ध मत की गुफाएं, चैत्य और मठ और विहारों का निर्माण हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। और जो इनमें जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी बार सीटेट के पेपर में, आपकी कक्षा के पेपर में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और जो लाइन ज़रूरी थी मैंने आपको दोबारा से रिपीट करके बताई, कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ से। ये लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ ले जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।